क्या आज जो किसान आंदोलन है खत्म हो जाएगा? कल जो चौथे दौर की बातचीत हुई है उसके बाद क्या आसार नजर आ रहे हैं? तो बड़ी खबर क्या है ये आप देखिए। 4 घंटे तक सरकार और किसान की चौथे दौर की बातचीत चली है। सरकार का 4 फसल के एमएसपी पर खरीद का प्रस्ताव है। अच्छे माहौल में बात हुई है, सकारात्मक सुझाव सामने आए हैं। पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया फैसले के लिए किसानों ने आज से कल तक का वक्त मांगा है, यानी 1 से 2 दिन का वक्त। किसानों से बात करके आज बताएंगे। किसान नेता पंढेर की तरफ से ये कहा गया। तो कल चौथे दौर की बातचीत हुई है चंडीगढ़ में, और हालांकि इससे पहले तीसरे दौर की बातचीत में भी काफी आगे जो बात है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। सकारात्मक का वहां पर भी रुख नजर आया था। और कल ये बताया जा रहा है जो कल की बातचीत हुई है इसमें 4 फसलों पर एमएसपी को लेकर जो सुझाव है वो सामने आए हैं। इसका जो प्रस्ताव है वो सामने आया है। अब इस पर देखना है कि किसानों का क्या रुख होता है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि केंद्र सरकार और किसान नेताओं ने आज की बैठक के बाद क्या कहा। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रोमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। ठीक है। और तीसरी बात इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज की जो बैठक हुई, यानी कि जो चंडीगढ़ में बैठक हुई है, कल चौथे दौर की बातचीत हुई है, इसमें क्या हुआ है और क्या यहां से सकारात्मक निकल कर आ रहा है। ये चौथे राउंड की बैठक थी जो कि 4 घंटे तक चली और 4 फसलों पर एमएसपी खरीद का जो प्रस्ताव है सरकार ने किसानों को दिया है। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघर्ष यानी कि नैफेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीसीएफ और भारतीय कपास निगम यानी कि सीसीआई से 5 साल का करार करना होगा। केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने सभी संगठनों से बात करके अंतिम फैसला बताने के लिए आज भर का वक्त मांगा है। अब आप देखिए एमएसपी पर जो खरीद प्रस्ताव है वो सामने आ गया है। कौन कौन सी फसल है? धान, गेहूं, मसूर, उड़द, मक्का, कपास, ये तमाम वो फसल है जिस पर प्रस्ताव सामने आया है। और चलिए अब बात करते हैं युद्ध की, और रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का दरवाजा खुल चुका है। पुतिन के नए ब्लूप्रिंट में मार्च में यूक्रेन का नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। अब ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर ही आखिरी विकल्प बचा हुआ है। यूक्रेन का रूस में विलय कराकर यूक्रेन को बचा सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद उन पर भारी पड़ती हुई साफ नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि उन्हें जल्द हथियार मिलेंगे जिससे वो युद्ध में वापसी करेंगे। इस बीच क्रेमलिन ने यूक्रेन को तहस नहस करने का फरमान जारी कर दिया है।
आने वाला मार्च यूक्रेन की संपूर्ण तबाही की तारीख लेकर आ रहा है। पुतिन ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रास्ता साफ उसके मिसाइल और ड्रोन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक की, जिसमें किम की मिसाइल इस्तेमाल की गई। इसके अलावा KH-69 मिसाइल से भी हमले किए गए। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये तस्वीर उसी का सबूत है कि कैसे यूक्रेन लगातार इलाका खोता जा रहा है, रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अवदिव्का में रूस ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। यह अवदिव्का के पार्क की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सेना ने अपना झंडा लगा दिया। इसी तरह अवदिव्का में अलग अलग जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। स्लोवियांस्क में एक इमारत पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बुलडोजर मंगाना पड़ा। ज़ेपोरिज़िया में मिलिट्री व्हीकल को रूसी सेना ने उड़ा दिया। इस दौरान यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें भी अवदिव्का से आई हैं, जिसमें रूसी FPV ड्रोन ने यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया। ये ड्रोन हमले का वीडियो है। देखिए कैसे यूक्रेन की सेकेंड असॉल्ट बटालियन के सैनिकों को तबाह कर दिया। सूमी में मिसाइल हमले में एक घर पूरी तरह से खाक हो गया। देखिए कैसे आग की लपटें उठ रही हैं। सूमी के रिहायशी इलाकों में इसी तरह कई हमले हुए। स्लोवियांस्क में स्कूल नंबर 18 पूरी तरह जल गया। आग बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन स्कूल की पूरी इमारत राख बन गई। सबसे ज्यादा हमले अवदिव्का पर हुए, जहां कोल प्लांट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। देखिए कैसे हमले के बाद धुआं निकल रहा है। अवदिव्का को धुआं कर दिया, जिसके बाद कई इलाकों पर रूसी फ्लैग लगा दिया। ये रूसी सेना के 114वीं राइफल ब्रिगेड के सैनिक हैं, जिन्होंने अवदिव्का के कोल प्लांट पर हमले के बाद रूसी फ्लैग लगा दिया। सिर्फ अवदिव्का ही नहीं, रूसी सैनिक पूर्वी इलाके में भी कब्जा जमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिकों ने डोनेस्क और लिमन में अच्छी खासी बढ़त बना ली है और बाखमुत में वैगनर को उतारकर अपनी जीत पक्की कर ली। लेकिन पुतिन अभी यहीं नहीं रुकने वाले। उनका इरादा आगे कीव तक जल्द से जल्द पहुंचना है। जिससे मार्च तक ज़ेलेंस्की का सरेंडर कराया जा सके। इसके लिए रूस ने अपने विध्वंसक हथियार युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। खासतौर से मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। पुतिन जानते हैं एक बार यूक्रेन को हथियार मिल गए तो लंबे वक्त तक युद्ध खींचेगा। इसलिए क्रेमलिन ने हथियारों की इतनी खेप बना ली है कि यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार जैसे ही खत्म होंगे, वो एक जबरदस्त हमला करके कीव फतह कर लेगा।
तबाही देखकर साफ पता लगता है कि पुतिन की तैयारी कितनी जबरदस्त है। जो हालात हैं, अगर एक हफ्ते रूस यूक्रेन पर इसी तरह हमले करता है तो यूक्रेन का अस्तित्व ही मिट जाए। पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा था, यूक्रेन एक आर्टिफिशियल देश है जिसका अंत तय है। क्या पुतिन यूक्रेन के आत्मसमर्पण से भी नहीं मानने वाले? उनका लक्ष्य यूक्रेन का संपूर्ण अंत है। तभी इतनी तबाही यूक्रेन में मचाई जा रही, जिससे वो या तो रूस में विलय करने पर मजबूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है तो उसको नक्शे से ही मिटा दिया जाए। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बड़ी खबर कमलनाथ को लेकर सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। कमलनाथ को कांग्रेस आला कमान की 2 टूक। पिता कांग्रेस में और बेटा बीजेपी में नहीं चलेगा, ये सोर्सेस बतला रहे। सिख दंगा मामले में कमलनाथ को लेकर बीजेपी भी काफी असहज है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध की। इजराइल और हमास के बीच जंग 4 महीनों से चल रही है। इन 4 महीनों में पहली बार ईरानी धरती पर धमाका हुआ है। अमेरिका के आदेश पर इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के पास गैस पाइपलाइन को मिसाइलों से उड़ा दिया और इसी के बाद अरब में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। सवाल यह है कि इजराइल के इस हमले के बाद रईसी और उनकी सेना क्या करेगी? क्या इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए पुतिन रईसी का साथ देंगे? ईरान की धरती पर हुआ ये वो धमाका है जो अरब नाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। तेहरान के पास ये वो ब्लास्ट है जिससे तीसरे विश्व युद्ध के विनाशक शोले भड़क सकते हैं। बाइडेन और नेतन्याहू ने जो कुछ किया है उससे महाविनाश का सायरन बजने लगा है। ईरान उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब अमेरिका के ऑर्डर पर इजराइल ने ईरान की धरती पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया। आसमान में उठती इस बारूदी आग को देखिए। ईरान की गैस पाइपलाइन पर कुछ इस तरह से विस्फोट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका इजराइल ने किया। अमेरिका के इशारे पर इजरायली सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। इसके तहत ईरान की गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। इस विस्फोट के जरिए इजराइल और अमेरिका ने तेहरान को हद में रहने की चेतावनी दी। लाल सागर की जंग को ईरान लगातार भड़का रहा है और यही वजह है कि इस बार सीधा हमला ईरान पर हुआ। ईरानी धरती पर हमला हुआ। इसके बाद वही हुआ जो होना था। रईसी और उनकी सेना आग बबूला हो गई और इसी के साथ ईरानी फौज ने इजराइल पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि इजराइल ने ईरान की गैस पाइपलाइन को स्पेशल ऑपरेशन के तहत तबाह किया, वैसे ही रईसी आर्मी जंगी मोड में आ गई।
ईरानी सेना ने उन हथियारों की झलक दिखला दी जिसे उसने अब तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। ईरान पर हमले का खतरा बढ़ा तो उसने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च कर दिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है अरमान। अरमान ही वो अस्त्र है जो अब ईरानी धरती की सुरक्षा करेगा। ईरान ने अरमान की तैनाती इसलिए कर दी है क्योंकि वो किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका ईरान पर पलटवार करेंगे। अरमान इसी पलटवार से तेहरान को बचाएगा। इजराइल और अमेरिका से युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। इन खतरों से निपटने के लिए ईरान भी तेजी से सैन्य तैयारी कर रहा है। अंटार्कटिका में ईरान मिलिट्री ऑपरेशन थिएटर बनाने जा रहा है। यह सैन्य बेस अमेरिका को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। यहां ईरान अपनी घातक मिसाइलों को डिप्लॉय करेगा। माना जा रहा है कि रईसी ये कदम शी जिनपिंग और पुतिन का साथ मिलने के बाद उठा रहे हैं। अंटार्कटिका में बेस बनाने के लिए रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। यहां तक कि फंडिंग भी रूस और चीन ही कर रहे हैं। रईसी की जंगी तैयारी यहीं नहीं रुकी, वो एक साथ 4 परमाणु प्लांट बना रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान इन प्लांट के जरिए परमाणु बम बनाएगा। इसके जरिए वो एटमी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। यह दावा अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान एटमी धमाका करने के नजदीक पहुंच चुका है। वो किसी भी वक्त परमाणु मिसाइलों का टेस्ट कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वो 1 महीने में 5 एटम बम बना सकता है। ईरान का यही वो परमाणु कार्यक्रम है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बन गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस बार ईरान की धरती पर हमला करवाकर रईसी और उनकी सेना को हद में रहने का संदेश दे दिया। लेकिन इजराइल के हमले से तेहरान बौखला गया। उसने हूती को हमले तेज करने का आदेश दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि 24 घंटे के अंदर हूती ने लाल सागर में 4 मिसाइलें दागी। हूती के टारगेट पर डेनमार्क का जहाज था। जाहिर है ना तो ईरान डरने वाला है ना ही उसके प्रॉक्सी संगठन। ऐसे में ईरान का युद्धक रुख अरब विनाश की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो बीते 4 महीनों से जारी गाजा में आईडीएफ का मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी वक्त थम सकता है, क्योंकि जल्द ही गाजा पर आईडीएफ का कंट्रोल होने वाला है। गाजा से हमास का दी एंड होने वाला है और इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू का प्रण पूरा होने वाला है। जी हां, बीते 48 घंटों से
इजरायली सेना गाजा पर जबरदस्त हमला कर रही है और जानते हैं क्यों। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा यह है कि इजरायली सेना अपने विजय अभियान से बस कुछ कदम ही दूर है और ये जल्द ही इसके लिए अमेरिका ने अब नए विनाशकों की खेप भी इजरायल को भेजने का ऐलान कर दिया है। तो सवाल है कि क्या गाजा का युद्ध अब आखिरी फेज में पहुंच गया है? आप देखिए। אנחנו נמצאים בתוך המטה הראשי של אונר"א ברצועת עזה. गाजा का गदर हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने अपने बारूदी जखीरे खोल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैले गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से सन चुका है। वैसे तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध बीते 4 महीनों से जारी है, मगर बीती रात इजराइल के बारूदी प्रहार ने हमास के होश वाख्ता कर दिए, क्योंकि आईडीएफ ने आसमान से इतना बारूद बरसाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हां, बीती रात इजरायली सेना ने गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले किए। आईडीएफ ने गाजा में यूएनआरडब्ल्यूए के हेडक्वार्टर पर धावा बोला। यूएनआरडब्ल्यूए हेडक्वार्टर के नीचे हमास की सुरंग मौजूद थी। हमास की 700 मीटर लंबी सुरंग भी आईडीएफ ने तबाह की। खान यूनिस और राफा क्रॉसिंग पर भी भीषण बमबारी की। बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजा पट्टी में मौजूद हमास के तमाम ठिकानों को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। हमास के तमाम सेंटर्स और इमारतों को नेस्तनाबूद किया गया। और सिर्फ गाजा पट्टी में ही नहीं, बल्कि बीती रात गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त बमबारी की गई। इजरायली ट्रूप्स ने वेस्ट बैंक के जैनन शहर और दक्षिणी गाजा के राफा इलाके को आसमानी प्रहार में धुआं कर दिया। दरअसल आईडीएफ की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इजराइल का गाजा विजय अभियान जल्द ही पूरा होने वाला है। गाजा में छिपकर बैठे हमास का अंत भी होने वाला है। बस अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने आईडीएफ को फ्री हैंड दिया, ताकि गाजा के कोने कोने को दहलाकर इजरायली सेना जल्द ही गाजा पर कंट्रोल करे और गाजा को हमास से मुक्त कर मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करे। आपको बता दें कि पहली बार इजराइल ने गाजा से वेस्ट बैंक तक फुल फ्लेजेड हमला किया, वो भी सॉलिड प्लानिंग और तैयारी के साथ। जानते हैं गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल की सेना ने किन विध्वंसकों का इस्तेमाल किया। मसलन इजराइल का पहला लड़ाका F-15C बाज लड़ाकू विमान, इजराइल का दूसरा लड़ाका F-15I राम फाइटर जेट, इजराइल का तीसरा लड़ाका F-16I सोफा लड़ाकू विमान, इजराइल का चौथा लड़ाका F-35 आदर स्टेल्थ फाइटर, इजराइल का पांचवा लड़ाका M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। हैरानी इस बात की है कि गाजा पर इजराइल के विस्फोटक हमलों से पूरे अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है। अरब के कई देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नेतन्याहू की घेराबंदी की जा रही है। ईरानी समर्थित प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के आक्रामक तेवर बरकरार है। गाजा पर प्रचंड हमले जारी हैं और हमास का दी एंड करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी चरम पर है। मगर इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल पहले से ज्यादा खतरनाक हमले करेगा, और वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ।
दरअसल यूएस ने इजराइल को 85 करोड़ के सैन्य पैकेज का ऐलान किया। पेंटागन की तरफ से नए हथियारों की खेप इजराइल को मिलेगी, जिनमें MK-82 बम और JDM स्मार्ट बम की खेप शामिल है। इसके अलावा अमेरिका अनगाइडेड बम भी इजराइल को भेजेगा। इन विनाशकारी बमों को लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट के जरिए दागा जा सकता है। मतलब यह कि अगले कुछ दिनों तक गाजा पर भीषण बमबारी होगी। आसमान से प्रचंड प्रहार होगा ताकि गाजा को पूर्ण रूप से तहस नहस किया जा सके। गाजा में मौजूद हमास की अंडरग्राउंड सिटी यानी टनल नेटवर्क को नेस्त नाबूद किया जा सके। भले ही गाजा का अंत और हमास का संपूर्ण खात्मा करने की सौगंध नेतन्याहू ने खाई हो, मगर हर नए दिन के साथ गाजा का युद्ध नेतन्याहू के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि बीते 4 महीनों से जंग जारी है और ये कब खत्म होगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। वहीं जंग के विस्तार के चलते इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है, क्योंकि अब तक 100 से ज्यादा बंधक हमास के चंगुल में फंसे हैं। इसी बीच जंग में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हो रही है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अगर नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा यूं ही बरकरार रहा तो वो गाजा जीत जाने के बाद भी अपने मुल्क में अपने ही लोगों से हार जाएंगे। कयास तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि गाजा विजय के साथ ही नेतन्याहू सरकार का पैकअप भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।